मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के इस चैप्टर में 6th लेक्चर में आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑन ऑफ अ सर्कुलर लूप। वृत्तीय लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम सीधे गणना स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, वृत्तीय लूप लेना है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप हमने ये रेड कलर से ड्रॉ कर लिया। ये इस प्लेन पर है, बोर्ड के परपेंडिकुलर। ये इसकी एक्सिस है। आप यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, एक इसकी सर्कुलर लूप की रेडियस r ले लेते हैं। एक्सिस पर एक पॉइंट यहां पे हम P ले लेते हैं। एक्सिस पर ये इसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। बायो-सेवर्ट के रूल अप्लाई करेंगे, इसलिए यहां पर एक अल्पांश dl ले लेते हैं। इस dl अल्पांश में जो करंट होगी, करंट की डायरेक्शन ये आउटवर्ड होगी। यहां पे आप ये जो लूप ऐसे बना हुआ है तो करंट इधर से ऐसे घूम रही है, इसलिए लूप में करंट की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। इस लूप से जहां पे हमने करंट एलिमेंट लिया वो P पॉइंट वहां से r डिस्टेंस पर है। तो कैपिटल R इसकी रेडियस है। x से यहाँ पे P पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ की दूरी है, और P पॉइंट की डिस्टेंस है लाइन एलिमेंट से। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर एलिमेंट जो ये करंट एलिमेंट छोटा सा हम यहाँ पे चूज करेंगे। धारा अल्पांश जो हम लेंगे, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, ये बायो-सेवर्ट के रूल से इतना हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म लिखा है, जहां पे r जो है r इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे राइट ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात महत्वपूर्ण यह है कि dv की डायरेक्शन क्या होगी। तो dv की डायरेक्शन आप देखिए, dl क्रॉस r की जो भी डायरेक्शन होगी वही dv की डायरेक्शन है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये पॉम रूल यूज करते हैं। पॉम रूल में आप देखिए, यहाँ पे इसके थ्रू हम इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारी जिधर थंब है, अंगूठा है, अंगूठे की तरफ करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटवर्ड है। फिर यहाँ से करंट एलिमेंट से ये जो पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये स्लोप लाइन इस तरह से पॉम के इंक्लाइन डायरेक्शन पे, इस तरह से हथेली की अनुदिश है, तिरछा नीचे की ओर। तो ये P पॉइंट की डायरेक्शन है, कहाँ से, करंट एलिमेंट जो हमने dl लिया है, करंट एलिमेंट पर ये करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये dl है और ये r है, तो ये dl हुआ, ये r हुआ। तो dl और r, यहाँ पर इधर dl है, ऐसा r है, तो dl क्रॉस r लेना है। तो dl क्रॉस r लेंगे तो कर्ल रूल लगाएंगे, तो dl से r की तरफ हम यहाँ पर इस तरह से कर्ल रूल यूज करेंगे। तो थंब यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से यूज करना है, ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि थंब जो अंगूठा है ये इंक्लाइंड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन के जो R लाइन आ रही है इसके पर पे, ये है dB की डायरेक्शन, dB1, ठीक, ये डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन पता हो गई। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पर इसी तरह से दूसरा करंट एलिमेंट इधर ले लेते हैं। इसमें dl की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, इनवर्ड। वो dl ऊपर वाला आउटवर्ड था करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस उतनी होगी जितनी ऊपर थी, मतलब ऊपर वाला यदि x था तो ये भी, सॉरी r था तो ये भी r होगा। इसके कारण यहाँ पर भी डायरेक्शन dB2 हम मान लेते हैं, ये भी इतनी होगी। dB1 और dB2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। dB1 डायरेक्शन अलग अलग है, dB2 दोनों सेम होंगे, क्योंकि सब कुछ यही कंडीशन, उसके लिए भी dl है, इसके लिए भी r है, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम, परिमाण समान,
मैग्नीट्यूड सेम, परिमाण समान होगा, बट dv1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू dv2 वेक्टर, डायरेक्शन इनकी अलग अलग होगी, इसलिए वेक्टर फॉर्म इनके सेम नहीं रहेंगे। तो हमने वेक्टर फॉर्म अलग अलग है क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट डायरेक्शन, ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन होने के कारण। अब आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम यहां पे आगे क्या करते हैं, यहां का एंगल थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट थीटा वी एंगल, एक एंगल थीटा यहां पे कंसीडर कर लिए, तो ये भी थीटा हो गया। थीटा कंसीडर करने के बाद ये dv1 और dv2 यहां पे इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, तो dv1 cos थीटा, ऐसे dv2 का बनेगा, dvt को कंपोनेंट यहां पे dv2 cos थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल इक्वल है, और इधर बनेगा dv2 sin थीटा, इधर भी इसका बनेगा dv1 sin थीटा। ये कंपोनेंट क्लियर हो रहे होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जितने आप एलिमेंट लेंगे उतने dv1 बनेंगे। अब यहाँ पे dv1 और dv2 में डिफरेंस नहीं समझना है, क्योंकि ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो चाहे dv1 लिखें चाहे dv2 लिखें, यहाँ पे ये वैल्यू सेम हो गई है, इसलिए हम इसको db लिख लेते हैं, सेम है तो दोनों को हम db लिख रहे हैं। तो db और dv जितने भी हैं यहाँ पे ये सब सेम हो गए। सेम होने के कारण ये इस तरह से, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक दूसरे के लंबवत घटक है, ये सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। लेकिन जितने एलिमेंट आप इसमें लूप में कंसीडर कर सकते हैं आप कर लीजिए। हमने दो लूप कंसीडर किया है, सॉरी दो करंट एलिमेंट कंसीडर किया है दो जगह, तो यहाँ पे हमको दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो घटक मिल रहे हैं क्षैतिज दिशा में। ये वर्टिकल वाले तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको ड्रा नहीं कर रहे हैं, या एनसीईआरटी की बुक में ड्रा नहीं है, सीधा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पी पॉइंट था। तो और भी जितने हम यहाँ पे एलिमेंट बनाएंगे, करंट एलिमेंट, धारा अल्पांश, यहाँ हर जगह, उतने ना यहाँ पे ये dB cos थीटे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा B, ये हो जाएगा समेशन ऑफ dB cos थीटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कुल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर जो होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर वो सिग्मा dB cos थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि इस तरह से dB cos थीटा, जितने आप एलिमेंट यहाँ पे लेंगे धारा अल्पांश, उतनी बार dB cos थीटा आएगा, और साइन वाला कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट एलिमेंट लेंगे तो उसका अपोजिट जो सामने की तरफ होगा वो उसको कैंसिल करेगा साइन साइन, जैसा कि हमने यहाँ पे इसके पहले दोनों को, ये ऊपर और नीचे एलिमेंट धारा अल्पांश कंसीडर करके और इसको कैंसिल करना बता दिया, ठीक उसी तरह से। तो पॉइंट P पर कुल मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यदि हमने थीटा कंसीडर किया है, माना है, तो ये थीटा ज्योमेट्री के रूल से, त्रिकोणमिति नियम से, त्रिभुज के गुणधर्म से यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे cos थीटा की एक वैल्यू निकाल लेंगे इस पूरे ट्रायंगल से, बड़े वाले ट्रायंगल से। तो ये ट्रायंगल है, इसको यहाँ पे सपोज दैट ए नाम दे देते हैं, तो OAP, तो ये हो जाएगा r अपॉन रूट स्मॉल r कर देते हैं, बस इतना भी। और dB कितना होगा, dB की एक ये वैल्यू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम रख देंगे। एंड dB कितना है, dB है यहाँ पे, इसको आप देखिए, dB म्यू नॉट 4 पाई I dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r हो जाएगा dl r साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो dl और r है, आप यहाँ पे देखिए dl इधर की तरफ है, यहाँ पे एलिमेंट की डायरेक्शन, और r की डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह से है। dl इधर है यहाँ पे बाहर की तरफ, और r इस तरह से है, ये इंक्लाइंड तिरछा। फिर भी इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, तो dl, ये dl है, ये r है, तो dl क्रॉस r करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा।
इसलिए इस dl क्रॉस r को हम यहाँ लिख देते हैं dl r साइन 90 डिग्री होगा, तो ये dl r हो जाएगा अपॉन r क्यूब, एक r कैंसिल हो जाएगा तो इतना आ जाएगा, तो ये dv हो गया। तो यहां पे हम इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो b जो हो जाएगा v इक्वल टू, यहां पे समेशन म्यू नॉट 4 पाई i dl r स्क्वायर और cos थीटा रख देंगे r अपॉन स्मॉल r। यहां पे सिग्मा dl हो जाएगा, यहां पे आपको मिलेगा सिग्मा dl, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो सिग्मा dl को आप इंटीग्रेशन dl ले लीजिए और ये हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि dl मतलब l हो जाएगा इंटीग्रेशन dl या सिग्मा dl, ऐसे छोटे छोटे dl, सारे dl यहां पे सम कर देंगे, तो इंटीग्रेशन dl और ये आ जाएगा सारे dl का जितने लूप में बनेंगे उनका सम, तो वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, इसलिए ये सरकमफ्रेंस हो गया, रेडियस कैपिटल R है तो सरकमफ्रेंस हो गया, परिधि। आप इसको हल कर देंगे तो आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा, और रिजल्ट कितना मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमने यहाँ पे स्मॉल r को, चूंकि यहाँ पे स्मॉल r है, इसको रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए सॉल्व करने के बाद आपको ये रिजल्ट सीधा मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म यदि आप इसका लिखेंगे, सदिश रूप लिखेंगे, तो आपको सदिश रूप में वेक्टर b इक्वल टू b i कैप मिलेगा। i कैप चूंकि ये x की डायरेक्शन i कैप है, ज्योमेट्रिकली यहाँ पे हम ग्राफिकली i कैप से x पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, x अक्ष की धनात्मक दिशा को, तो वेक्टर v इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू नॉट i r स्क्वायर, वही रिजल्ट 2x स्क्वायर r स्क्वायर 3/2 i कैप, तो ये इसका रिजल्ट हुआ। अब हम इस पे कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम एक इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन, इसको चाहे तो फोर्थ इक्वेशन, दोनों सेम है, एक स्केलर फॉर्म में लिखा है, एक वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये है, केस कंडीशन, यहां पे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, केंद्र पर तीव्रता, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर कितना हो जाएगा, केंद्र पर करने के लिए आप यहां पे x इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि जब इस पॉइंट P को आप यहां पे लेके सेंटर पे जाएंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, इसको जैसे इधर लेके जाएंगे केंद्र की तरफ x कम होता जाएगा और यहां जाने पर 0 हो जाएगा। तो इसी कंडीशन पे यहां पे सो फ्रॉम इक्वेशन 4, यहां पे आप x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको B एट सेंटर मिलेगा, एट सेंटर ये हो जाएगा म्यू नॉट i, r स्क्वायर साथ कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनली रिजल्ट मिलेगा 2r i कैप, इतना मिल जाएगा। ठीक, मैं बुक में चेक कर लेता हूं, मुझे इतना दिख रहा कि आ रहा, हाँ तो ये आ रहा इस पे रिजल्ट म्यू नॉट i अपॉन 2r i कैप, बिल्कुल सही। तो ये सेंटर पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना मिलेगा। तो इस डेरिवेशन से एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और वृत्तीय लूप के केंद्र पर, सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हैंड रूल, थंब रूल, कर्ल रूल, पाम रूल, इस तरह से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं जिसको आप इजीली यूज करना चाहें।
अब यदि हम आपके पास ये सर्कुलर लूप हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये सर्कुलर लूप है यहाँ पे, और इस सर्कुलर लूप में करंट जो है इधर की तरफ फ्लो हो रही है करंट, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहां पे ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ये इसका, और हम बना दें तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ऐसे इधर भी बना देंगे तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड और ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड। बात पूरी क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम थंब रूल से कैसे समझ सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये है करंट की डायरेक्शन, थंब जो है यहाँ पर ये कर्ल है, इस तरह से ये कर्ल ऑफ फिंगर हो गया। ठीक, इस तरह से। तो कर्ल ऑफ जो भी फिंगर है ये यहां पे, ये करंट की डायरेक्शन को यदि शो कर रहा है, धारा की दिशा को दर्शा रहा लूप में, तो थंब इसके मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा। तो इस तरह से हम इसमें कर्ल, राइट हैंड कर्ल रूल से भी हम इसके भी मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं। तो करंट इन लूप बाय कर्ल ऑफ फिंगर, सो थंब इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, यदि लूप में उंगलियों का घुमाव लूप में बहने वाली धारा की दिशा को दर्शाता है। तो इस तरह से हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए भी हम यहाँ पे रूल यूज कर सकते हैं।